हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। लास्ट टॉपिक जो हमारा था उसमें हमने अकाउंटिंग इक्वेशन को सीखा था, जिससे हमने एक बेसिक, अगर हम बोलेंगे फॉर्मूला सीखने को मिला था कि बिजनेस में जितने भी एसेट्स होंगे उसके लिए जो पैसा होगा या तो ओनर का होगा जिसको हम कैपिटल बोलते हैं, या तो एक्सटर्नल लाइबिलिटी होगी। तो फॉर्मूला बना था एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। तो इसी टॉपिक को लेके, क्योंकि दिस इज द बेस ऑफ डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम, तो इसको लेके आज के लेक्चर में हम एमसीक्यूज करेंगे। जैसा कि हमारा ये रहा है, जब से ये सीरीज स्टार्ट होगी, कि हर टॉपिक के साथ हम 30 एमसीक्यूज कर रहे हैं, इरेस्पेक्ट ऑफ द फैक्ट कि वो टॉपिक बहुत छोटा है या बहुत बड़ा है। तो एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज रहता है बच्चों के लिए कि हमने 30 एमसीक्यूज इस टॉपिक में से कर दिए। और इसी सिलसिले में मैंने इस टॉपिक में भी, दो एक बहुत ही छोटा टॉपिक रहा, मैंने 30 एमसीक्यूज लाए, बट अब थोड़ा सा चेंज ये कर लिया है कि इसके साथ साथ हम करेंगे कि जो पहले तीन टॉपिक्स में हमने कॉन्सेप्ट पढ़े थे उनको भी रिवाइज करने की कोशिश करेंगे, ताकि हमारे चारों टॉपिक्स का जो है होलिस्टिक रिवीजन हो जाएगा। तो थोड़ा आपको झलक सेकंड एंड थर्ड लेक्चर का भी इसमें देखने को मिल जाएगा, सेकंड और थर्ड टॉपिक का। चलो स्टार्ट कर लेते हैं। गिव मी 1 मिनट ओनली, मैं थोड़ा सा इसका सेटिंग कर लेता हूँ। क्योंकि बच्चों को फिर आता है कि सर वो क्या बोलते हैं, ऑडियो गायब हो गया, वीडियो। तो उस चक्कर में मैं कोशिश करूंगा अपनी वीडियो को जितना छोटा हो सकेगा तो मैं छोटा करने की कोशिश, आई होप दिस विल वर्क। इसको अगर मैं इधर करूंगा तो मोटा मोटी ये ओके हो जाएगा। यस, वी आर रेडी टू गो। चलो हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो विल स्टार्ट विद अकाउंटिंग इक्वेशन और इसके एमसीक्यू। चलो एमसीक्यू नंबर 1 पे आ जाते हैं। Which of the following represents the fundamental accounting equation? Fundamental accounting equation क्या है? Asset is equal to liabilities plus capital। तो जरा देखो इसमें से, एसेट प्लस लाइबिलिटीज कैपिटल ये है क्या? नहीं है। एसेट इज इक्वल कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, एक तरफ से एसेट होंगे और कॉरेस्पॉन्डिंग दूसरी तरफ से क्या होंगे, इसके कैपिटल और लाइबिलिटी। ठीक है ना? तो करेक्ट आंसर इज, सर इसमें से हमें जो करेक्ट आंसर लग रहा है वो सी लग रहा है। बहुत अच्छा है, इसका करेक्ट आंसर है सी। तो इसमें मैंने फिर एक्सप्लेनेशन भी दी है कि सी क्यों करेक्ट है और बाकी क्यों गलत गलत है। ये आप पॉज करके देख सकते हो। इसमें मुझे नहीं लगता है कि टाइम जाया करने की जरूरत है। अगर किसी बच्चे को समझ आ रहा है वो डायरेक्टली आगे बढ़ेगा, किसी को लगता है कि मुझे और एक्सप्लेनेशन की जरूरत है तो एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पे भी मिलेगी। और ये एमसीक्यूज जो आपको हमारी वेबसाइट पे मिलेगा www.eactclasses.com, उसमें आप जाओ, एमसीक्यूज वाले सेक्शन में जाओ, सब्जेक्ट वाइज में जाओ, वहां पे आपको ये मिलेंगे। ठीक है ना? तो वहां से आप देख सकते हो। नेक्स्ट अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट पर ही दूसरा क्वेश्चन है। द अकाउंटिंग इक्वेशन जो हमने अभी पढ़ा था, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ विच ऑफ द फंडामेंटल अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। कौन से अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट की वजह से ये वजूद में आ रहा है? सर इस एक हमने पढ़ा था ना कॉन्सेप्ट, ड्यूअल एस्पेक्ट के, हर ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट होंगे, एटलीस्ट दो अकाउंट्स इन्वॉल्व हो जाएंगे। तो या तो एसेट इन्वॉल्व होगा, या तो कैपिटल होगा, या तो लाइबिलिटी होगा, या दोनों तरफ से एसेट प्लस माइनस होगा, या कैपिटल लाइबिलिटी आपस में उधर ऊपर नीचे हो सकते हैं, एक लाइबिलिटी कम दूसरी लाइबिलिटी कम। अल्टीमेटली सर ये घूम फिर के बात वही ड्यूअल एस्पेक्ट में आ जाता है। एसेट इक्वल कैपिटल प्लस लाइबिलिटी जो है वो किस कॉन्सेप्ट से आता है? सर ड्यूअल एस्पेक्ट। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा बी। बहुत अच्छा। अब देखो, एक थोड़ा सा बच्चों का ही रहता है कि सर न्यूमेरिकल भी करा लो ना। चलो ये लो, बहुत आसान सा न्यूमेरिकल, और ये हिस्टोरिकली फाइनेंस अकाउंटिंग सिस्टम में और पंचायत में भी मेरे हिसाब से आया हुआ है। इफ द टोटल एसेट्स ऑफ द बिजनेस आर 1 लाख, अगर बिजनेस के एसेट्स 1 लाख है, बिजनेस में आरजे गारमेंट से 1 लाख है, एक्सटर्नल लाइबिलिटी 40,000 है, बाकियों का उसमें पैसा 40,000 लगा है, तो बताओ लतीफ का कितना लगा है? सर लतीफ कहाँ से है? सर हमने बोला ना आरजे गारमेंट्स को लतीफ की अपनी शॉप है, अरे रियलिटी में नहीं है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द ओनर्स कैपिटल? तो ओनर का पैसा कितना होगा? 1 लाख माइनस लाइबिलिटीज 40,000, दैट इज 60,000। तो करेक्ट आंसर इज बी पार्ट। आगे से बहुत ही सिंपल मैथमेटिकल फॉर्मूला है, वो आपको याद रखना है, तो आपको ये सब आ जाएगा करना कि एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। एसेट आपको दिए थे 1 लाख, इज इक्वल टू कैपिटल निकालना था प्लस 0.4। ये 0.4 क्या होता है? इधर जाता है फिर, तो 1 - 0.4 इज इक्वल टू कैपिटल, कैपिटल इज इक्वल टू 0.6। मैंने पॉइंट क्या लैक्स में लिखा था,
तो दैट इज 60,000। ठीक है दोस्तों, चलो आगे चले। बहुत अच्छा। अभी मैं देख रहा हूँ बच्चे कमेंट्स में लिखते हैं सर हमें इतने मार्क्स आए। दिल खुश होता है जब लगता है कि सर बच्चों को तो ऑलमोस्ट सारा आ जाता है, बहुत अच्छा होता है। तो आपने मार्क्स लिखा भी करो कि हमें इतना आता, ताकि मुझे भी प्रोग्रेस आपकी पता चले कि हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं कि नहीं। एमसीक्यू नंबर 4, अच्छा ये भी एक बच्चों की ख्वाहिश होती है सर स्टेटमेंट बेस्ड चाहिए। चलो ये लो स्टेटमेंट बेस्ड। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन को लेके इस स्टेटमेंट्स को देखो। अरे 4 स्टेटमेंट सर, इतना टफ मत डाला करो। एसएसबी पे कोई भरोसा नहीं है ना। नहीं तो मैंने दी थी पहले बुक और एमसीक्यूज। स्टेटमेंट वन वन पढ़ते हैं और क्या पूछता है, हमने बोला कंसीडर द फॉलोइंग रिगार्डिंग दिस अकाउंटिंग इक्वेशन। चलो हमें अब इसमें से देखना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। मैंने एक क्वेश्चन में आगे वो नहीं लिखा है विच ऑफ वन इज करेक्ट, बट यू आप अपने हिसाब से रख लेना विच ऑफ दिस इज करेक्ट, वो आपको लिखना है, ठीक है ना। एवरी ट्रांजेक्शन इफेक्ट्स बोथ साइड्स ऑफ एन अकाउंटिंग इक्वेशन इक्वली। क्या ऐसा है? एवरी ट्रांजेक्शन ऑफ द अकाउंटिंग इक्वेशन इफेक्ट्स बोथ साइड्स ऑफ द अकाउंटिंग इक्वेशन इक्वली। द अकाउंटिंग इक्वेशन हाईलाइट्स द स्ट्रक्चर ऑफ द बैलेंस शीट। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। A change in one asset account must always be accompanied by a change in a liability account. क्या ये जरूरी है? The answer is no. सर ये कोई जरूरी नहीं है। The equation serves a change in one asset must always be accompanied by a change in the liability account. तो ये जरूरी नहीं है। 2 अभी तक सही है। The accounting equation serves as the foundation of the double entry account. ये भी बिल्कुल सही है। तो 2 और 4 जो है वो सही है। 1 बी बोल सकते हैं सही है, हालांकि थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि एवरी ट्रांजेक्शन इफेक्ट्स बोथ साइड्स ऑफ द अकाउंटिंग इक्वेशन इक्वली। वी कैन से एवरी ट्रांजेक्शन इफेक्ट्स बोथ साइड्स ऑफ द अकाउंटिंग इक्वेशन इक्वली। बोथ साइड्स ऑफ द अकाउंटिंग इक्वेशन इक्वली, क्या हर ट्रांजेक्शन ऐसा करेगी? सर यूजुअली तो जरूरी नहीं है, कभी क्या होगा किसी एक ही साइड को वो कर सकती है। तो इसमें मुझे लगता है मेरे हिसाब से द करेक्ट आंसर इज इट शुड बी 2 and 4। तो बट मैंने इसमें मुझे लगता है वैसा कोई ऑप्शन दिया नहीं है, तो इसमें मैंने 1 2 और 4 करके 1 को भी सही माना है, बट 1 टेक्निकली सही नहीं है। एवरी ट्रांजेक्शन इफेक्ट्स बोथ साइड्स ऑफ द अकाउंट इक्वेशन के लिए किसी हद तक थोड़ा सा सही है बट पूरा सही नहीं है। रीजन बीइंग, अगर ऐसा हो सकता है कि एक ट्रांजेक्शन मैंने कैश में कर दी, सपोज मैंने गुड्स कैश में लाई, तो उसमें क्या होगा, अकाउंटिंग इक्वेशन में लायबिलिटी साइड में कुछ नहीं होगा, बोथ साइड्स ऑफ द अकाउंटिंग में तो इक्वली नहीं होगा, बिकॉज वो तो एक ही साइड में हो जाएगा। तो ये भी गलत है। तो करेक्ट आंसर इज 2 and 4। बट अगर आपका एग्जाम में एज इट इज डिटो क्वेश्चन आएगा तो फिर आप लिखना 1 2 और 4। बट इसमें मेरे हिसाब से द करेक्ट आंसर इज ओनली 2 and 4। दो मैंने वो कोई ऑप्शन नहीं दिया है, मैंने 1 2 and 4 दिया है। एग्जाम में अगर आया वो 2 और 4 ही खाली ऑप्शन है तो आप 2 और 4 लिखना। अगर एज इट इज क्वेश्चन आया तो 1 2 और 4 लिख देना। ठीक है, चलो एमसीक्यू नंबर 5। हाउ डज द ट्रांजेक्शन परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फॉर रुपीज 10,000 इम्पेक्टेड द अकाउंट। अगर हमने गुड्स उधार में लाया तो उससे अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या फर्क पड़ेगा, कोई बताएगा मुझे? सर जब हम गुड्स लाएंगे ना तो सर कुछ ना इस तरह से बनेगा चीजें। सर चीजें कुछ इस तरह से बनेगी। किस तरह से बनेगी सर, हमें भी बता दीजिए। चलो सर ये ना कुछ ऐसा होगा, अगर मैं बैलेंस शीट को यहाँ पे बनाऊंगा तो सर यहाँ पे क्या होगा, मेरा गुड्स बढ़ेगा तो गुड मेरा एसेट होगा, ये 10,000 से बढ़ेगा। और सर यहाँ से क्या होगा, मेरा क्योंकि उधार में लिया है मेरा क्रेडिटर बढ़ेगा, क्रेडिटर मेरा लाइबिलिटी हो गया, तो लाइबिलिटी 10,000 से बढ़ेगा, तो मेरा एक एसेट बढ़ेगा 10,000 से और मेरी लाइबिलिटी बढ़ेगी 10,000। कोई ऑप्शन देखो कोई है क्या जहां पे लाइबिलिटी भी बढ़ रही होगी 10,000 से और एसेट भी बढ़ रहा होगा 10,000? सर ऑप्शन इज बी पार्ट। बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो बहुत अच्छा। एक्सपेंडेड इक्वेशन, अच्छा अभी तक मैंने आपको क्या बनाया था अकाउंट इक्वेशन में, एसेट इज इक्वल कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। बट उसके बाद क्या होता है,
मॉडर्न अप्रोच में जब आते हैं तो वो नेक्स्ट लेक्चर में हमें कवर करना है इनकम और एक्सपेंस को हम कहाँ दिखाते हैं। तो आपको ये याद रखना है अभी के लिए, हालांकि इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे तो और क्लियर होगा, या जिन बच्चों ने ऑलरेडी पढ़ा है उनको भी ये आएगा क्वेश्चन करना। फिर बच्चे क्या है, हम बोलते हैं मॉडर्न अप्रोच में 5 चीजें होती है मॉडर्न तरीके से, एसेट, कैपिटल की लायबिलिटी, प्लस पीएनएल के 2 आइटम, इनकम और एक्सपेंस। इनकम्स का क्रेडिट बैलेंस होता है और एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस होता है। तो एक्सपेंसेस को हम एसेट्स के साथ डाल देते हैं, एसेट प्लस एक्सपेंस इनका डेबिट बैलेंस होता है जब ये इनकर हो जाते हैं या खरीदते हैं, और इनकम का क्रेडिट बैलेंस होता है और कैपिटल लाइबिलिटीज। तो इनकम प्लस कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज एक तरफ से आता है और एसेट और एक्सपेंसेस दूसरी तरफ से आते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है सी पार्ट, एसेट प्लस एक्सपेंस एक तरफ से और लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल प्लस इनकम दो तरफ से। रीजन क्या रखना है, एसेट और एक्सपेंस जब बढ़ते हैं तो उनको हम डेबिट करते हैं, तो डेबिट वाले इस तरफ होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग क्रेडिट क्या होगा, कैपिटल या लाइबिलिटी या इनकम होगा। ठीक है, तो इसका सी पार्ट हो गया करेक्ट आंसर। अब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आपको बोला विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इज इनकरेक्ट, सॉरी ये बहुत इंपॉर्टेंट, इज इनकरेक्ट, इनमें से गलत कौन सा है। एन इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड, अगर एसेट बढ़ेगा तो उसको डेबिट करेंगे सर, हाँ यही होता है। किसी बच्चे को पहली बार कर रहा है तो उसको लगेगा थोड़ा सा टफ, बट मोस्ट ऑफ द बच्चे ने पढ़ा है अकाउंटेंसी तो उनको ये आएगा करना। और जिसको आज नहीं आ रहा है वो जब नेक्स्ट लेक्चर हमारा जर्नल का आएगा उसके बाद दोबारा रिविजिट करना इन एमसीक्यूज को तो इजीली हो जाएगा। नहीं तो ऑलरेडी चैनल पे पूरी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, आप उनको देख सकते हो। आप रिविजन लेक्चर्स का वेट मत करो, रिविजन लेक्चर्स इज एन एड ऑन, आपको मेन लेक्चर्स तो देखने ही देखने हैं। चलो, एंड इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड बिल्कुल सही है, एंड डिक्रीज इन लाइबिलिटीज डेबिटेड बिल्कुल सही है। एसेट्स का उल्टा रूल होगा, लाइबिलिटीज में लाइबिलिटी बढ़ेगा तो क्रेडिट करेंगे, कम होगा तो डेबिट करेंगे। टू इज ऑल्सो करेक्ट। एंड इंक्रीज इन कैपिटल इज डेबिटेड, नहीं कैपिटल बढ़ेगी तो उसको क्रेडिट करेंगे, ये गलत है। एंड इंक्रीज इन रेवेन्यू, रेवेन्यू बढ़ेगा तो उसको क्रेडिट करेंगे। तो करेक्ट ऑप्शन जो है, मतलब इनकरेक्ट ऑप्शन जो है दैट इज 3। तो करेक्ट आंसर जो इसका आएगा दैट इज ए पार्ट। चलो स्टेटमेंट क्वेश्चन, द विड्रॉल ऑफ कैश बाय द ओनर फॉर द पर्सनल यूज, अगर मालिक ने अपना पैसा निकाल दिया अपने लिए यूज करके लिए तो उससे क्या होगा, बिजनेस की एसेट्स भी कम हो जाएंगे और कैपिटल भी कम हो जाएगा। बहुत सही आंसर है भाई, उसकी कैपिटल भी कम हो जाएगी ना और बिजनेस का एसेट भी कम। जैसे कैश निकाला 50,000, 50,000 कैश कम होगा, हम उसकी मालिक के कैपिटल को कम करेंगे। कैपिटल डायरेक्टली कम होती है ऐसे बोलो, या हम उसकी ड्राइंग को डालते हैं, अल्टीमेटली ड्राइंग इज एडजस्टेड विद द कैपिटल ओनली ना। तो कोई बच्चा बोलेगा सर अब तो ड्राइंग को डेबिट करते हैं, कैपिटल कहां से कमाओगे, और ड्राइंग भी किससे एडजस्ट करोगे, वो भी तो कैपिटल से एडजस्ट करोगे ना। तो एक स्टेटमेंट तो सही है। सेकंड देते हैं, ड्राइंग्स आर ट्रीटेड एज बिजनेस एक्सपेंस एंड चार्ज टू पी एन एल। सर ड्राइंग तो बिजनेस अलग है, बिजनेस मैन अलग है ना। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट में ड्राइंग को मैं बिजनेस का खर्चा क्यों मानूंगा, दैट्स नॉट अ पीएनएल एक्सपेंस। उसने अगर बच्चे की फीस भरी तो वो बिजनेस का खर्चा थोड़ी होगा, तो उसका खर्चा होगा, मैं तो ड्राइंग डालूंगा। तो स्टेटमेंट 2 गलत है। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। अच्छा, इसमें ना एक एमसीक्यू आता है एनसीईआरटी में, वो आंसर गलत है मेरे हिसाब से, और बाकी फैकल्टीज भी बहुत जगह मैंने देखा वो गलत उसको पढ़ाते हैं। इट्स लाइक दिस, मैंने बिजनेस के, मैं दुकान पे था आरजे गारमेंट स्टोर में, मैं आया हुआ था उधर, तो वहां से एक मुसाफिर आ गया, उसने मुझे कुछ मांगा, या तो मैंने दुकान से निकाल के कैश काउंटर से निकाल के उसको सपोज 500 रुपया दे दिया, या मैंने उसको 500 रुपए की कोई शर्ट दी, तो आएगा कैश गिवन एज चैरिटी बाय द ओनर फ्रॉम द बिजनेस, या गुड्स गिवन एज चैरिटी, इसकी एंट्री करो। अब लोग क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं देखो गुड्स होंगे तो टू परचेज तो क्रेडिट होगा, कैश होगा तो कैश तो जाएगा। यहाँ पे उनको दिक्कत ही है, वो चैरिटी को मानते हैं एक्सपेंस, तो चैरिटी अकाउंट डेबिट करते हैं, बोलते चैरिटी का खर्चा हो गया। या तो इतना ही रुक जाते हैं, तो फिर क्लैरिटी पूरी नहीं आती है, क्योंकि आगे चैरिटी को कहां लोगे, पीएनएल में लोगे क्या, बिजनेस का खर्चा मानोगे, बिजनेस चैरिटी करने बैठी है उधर, सवाब कमाएगा लतीफ और खर्चा बुक होगा बिजनेस का। इज इट जस्टिफाइबल, द आंसर इज नो, इट्स नॉट। चैरिटी इज नॉट अ बिजनेस एक्सपेंस, इट इज अ पर्सनल एक्सपेंस ऑफ द ओनर। ओनर अपनी श्रद्धा से किसी को 500 दे रहा है, किसी को 50 रुपया दे रहा है, किसी को 5 रुपए दे रहा है, तो वो बिजनेस का खर्चा नहीं माना जाएगा। हम चाहे वो कैश निकाले चाहे वो गुड्स निकाले, दोनों केस में हम उसकी ड्राइंग को डेबिट करेंगे, उसकी कैपिटल को डेबिट करेंगे। तो अगर क्वेश्चन में चैरिटी और ड्राइंग दोनों दिया है, द करेक्ट आंसर इज ड्राइंग। अगर ड्राइंग कैपिटल ऐसा कुछ नहीं दिया है तब जाके चैरिटी लिख देना, विद दिस अंडरस्टैंडिंग ओनली, विद दिस अंडरस्टैंडिंग ओनली दैट चैरिटी विल सब्सिक्वेंटली विल बी adjusted with the drawing or the capital but not in the PNL, but not in the PNL because business charity करने के लिए नहीं आया है। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया कि पहला स्टेटमेंट तो सही था बट सेकंड स्टेटमेंट जो था वो गलत था।
A firm pays 5,000 टू क्रेडिटर, फर्म ने एक क्रेडिटर को 5,000 रुपया दे दिया इन फुल सेटलमेंट ऑफ ए डेट ऑफ 5,200। हमें उसे 5,200 देना था, हमारी बुक्स में लाइबिलिटी 5,200 थी। व्हाट इज द नेट इंपैक्ट ऑफ द अकाउंटिंग इक्वेशन? नेट इंपैक्ट अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या होगा? सर जब मेरे पास 5,200 की लाइबिलिटी थी, जब मेरे पास 5,200 की लाइबिलिटी थी, हाँ, तो उसके बाद क्या सर, जब मैंने उसको पे कर दिया, जब मैंने उसको पे कर दिया, तो मेरी 5,200 की लाइबिलिटी कम होगी, तो मेरी एक लाइबिलिटी डिक्रीज हो गई 5,200, लाइबिलिटी डिक्रीज 5,200, तो एक में भी है, बी में भी है, सी में, तो ये तो ठीक है, लाइबिलिटी डिक्रीज होगी 5,200 से। और क्या हो गया सर, मैंने 5,000 का कैश दिया तो मेरा कैश डिक्रीज हो गया 5,000 से, एसेट डिक्रीज बाई 5,000। ठीक है, तो ये भी हो गया, ये भी हो गया। ठीक है, तो ये भी सही है, अभी एसेट भी डिक्रीज हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे लाइबिलिटी डिक्रीज हो गई थी 5,200 से, लाइबिलिटी डिक्रीज हो गई थी 5,200 से, यहाँ पे भी लाइबिलिटी 5,200, तो ये गलत है। यहाँ पे ऐसा डिक्रीज हो गया था 5,200 से, तो ये गलत है। तो अभी तक मेरे पास जो करेक्ट ऑप्शन आ रहे हैं वो ए और डी आ रहा है, कि एक तो मेरा एसेट डिक्रीज हो जाएगा 5,000 से और लाइबिलिटी डिक्रीज हो जाएगा 50। 200 की क्या होगा, 200 मेरा यहाँ पे फायदा हो गया, मेरे को डिस्काउंट मिला 200 रुपया। डिस्काउंट रिसीव्ड मेरे लिए इनकम होगी, और इनकम का इम्पैक्ट क्या होगा, इनकम से मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा, प्रॉफिट से मेरी कैपिटल बढ़ेगी, तो मेरी कैपिटल बढ़ेगी 200 से, कैपिटल कम नहीं होगी, कैपिटल बढ़ेगी। तो माय करेक्ट आंसर इज ए पार्ट। कैसा लगा ये एमसीक्यू? तीनों तीनों टॉप तीनों कॉन्सेप्ट्स कवर हो गए, लाइबिलिटी सही से आइडेंटिफाई करना आ गया, एसेट आइडेंटिफाई करना पाया, और वो 200 क्योंकि मेरा फायदा हो गया डिस्काउंट रिसीव्ड के कंटेक्स में, तो वो मेरी इनकम होगी, इनकम से मेरी कैपिटल बढ़ेगी, तो नेगेटिव इक्वेशन में इंपैक्ट क्या आएगा, मेरी कैपिटल बढ़ जाएगी। ठीक है ना, क्योंकि अभी तो हम पीएनएल नहीं बना रहे, तो यहाँ ही अगर आपको कोई पूछेगा कि भाई क्या इम्पैक्ट किस में जाएगा, तो वो कैपिटल में आपको लिखना है। ठीक है, चलो दोस्तों, बहुत अच्छा है। आई होप हम ज्यादा टाइम नहीं ले रहे। एसेट वर्सेस एसेट, which of the following transactions will lead to an increase in one asset and decrease in another asset, keeping the total asset unchanged? मतलब अकाउंटिंग इक्वेशन में लायबिलिटी साइड कैपिटल साइड कुछ नहीं हो रहा है, एक एसेट बढ़ रहा है, एक एसेट कम हो रहा है। मतलब वही जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, गुड्स परचेज फॉर कैश, परचेज ऑफ मशीनरी ऑन क्रेडिट, अगर मैं मशीनरी को परचेज करूंगा क्रेडिट पे, मेरा एसेट बढ़ेगा, मेरी लायबिलिटी बढ़ेगी। कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर, बहुत अच्छा, डेटर ने कैश दिया, डेटर कम हो गया, कैश बढ़ गया, टाटा, बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर, मुझे आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, चलो बहुत अच्छा, आगे जाने की जरूरत नहीं है ना, देखना है क्या, पेमेंट मेड टू क्रेडिटर, लाइबिलिटी कम, कैश कम, गुड्स डिस्टॉर्ट बाय 5 ईयर, लॉस हो गया, कैपिटल कम और एसेट कम, सो द करेक्ट आंसर इज बी पार्ट ओनली। एन एंटरप्राइज टोटल एसेट्स ऑफ 5 लाख, एक बिजनेस के पास, आरजे गारमेंट्स के पास अब तरक्की करते करते एसेट 5 लाख के पहुंच गए, जो इट परचेज मशीनरी फॉर 1 लाख रुपीज बाय टेकिंग ए बैंक लोन। अब इसने एक और मशीनरी परचेज कर दी 1 लाख की, अब एसेट कितने होंगे, 5+1 = 6, व्हाट विल बी द न्यू टोटल ऑफ एसेट्स? अरे पहले 5 लाख थे, फिर मशीनरी लाई बैंक लोन लेके, अगर बैंक लोन लेके कि नहीं कैश में लिया होता तब क्या होता, तब एसेट्स में कोई इम्पैक्ट नहीं होता, बिकॉज 5 लाख के एसेट थे, 1 लाख के कैश पे मशीनरी ले ली, 5 - 1 4 लाख बचा, +1 1 लाख 5 लाख, पर यहाँ पे लोन ले लिया है तो एसेट बढ़ेंगे। तो मुझे नीचे सीसॉ, सीसॉ नहीं होता है, सॉरी ताकि सुनाइस त्राकर पेज में उनके नस्ते में वर्ड याद की, तो उसी में आप देखो तराजू में क्या होता है, एक तरफ से डालते हैं ना वजन, तो दूसरी तरफ से बैलेंस करने के लिए जितना वो उतना ही। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है सी पार्ट। द फॉलोइंग रिगार्डिंग द एक्सपेंसेस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज और इनकरेक्ट, आपको बताना है गलत कौन है। पेमेंट ऑफ एन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, एक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, सैलरी पेबल, और आपने सैलरी को पे कर दिया, तो व्हाट विल हैपन, आपका लायबिलिटी कम हो जाएगा, आपका एसेट कम हो जाएगा। बहुत अच्छा, ये तो सही है। इनकरिंग एन एक्सपेंस ऑन क्रेडिट, आपने कोई खर्चा किया उधार में, उसकी वजह से आपकी लायबिलिटी बढ़ेगी और कैपिटल बढ़ेगी, कम हो जाएगी, बिल्कुल सही बात है। एक्सपेंस इज ए, एक्सपेंस से क्या होता है, प्रॉफिट कम होता है, प्रॉफिट से क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैपिटल कम हो जाएगी और लायबिलिटी बढ़ेगी, बहुत सही। पेमेंट ऑफ करेंट एक्सपेंसेस इन कैश डिक्रीजेस एसेट्स एंड डिक्रीजेस कैपिटल, बहुत सही, ये भी सही बात है। एक्सपेंस
अल्टीमेटली प्रॉफिट कम होगा तो कैपिटल कम हो जाएगी। ऑल एक्सपेंसेस ऑलवेज रिड्यूस लाइबिलिटीज। क्या हर बार कोई खर्चा लाइबिलिटी को रिड्यूस करेगा? द आंसर इज नो। कभी कभी कैश को भी कर सकता है। स्टेटमेंट 4 गलत आंसर है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर ये लिखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओनर को दिया जाएगा तो उससे क्या होगा? पहले क्या होगा? आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोगे तो पीएनएल में खर्चा डालोगे, सपोज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, तो उससे प्रॉफिट कम हो जाएगा, कैपिटल कम हो जाएगी। फिर वही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ओनर को क्रेडिट करोगे तो कैपिटल बढ़ेगी। तो क्या होगा? कैपिटल डिक्रीज हो जाएगा एज एक्सपेंस और इंक्रीज हो जाएगा एज इनकम। यहां से आपने पीएनएल में खर्चा डाल दिया और वहां पे उसकी इनकम ऐड कर दी, तो अल्टीमेटली नो इम्पैक्ट। बी पार्ट, क्रेडिट सेल्स। A business sold goods costing 20,000 for 25,000 on credit। आपने 20,000 के गुड्स 25,000 में बेच दिए, बट प्रॉब्लम क्या है? कैश नहीं आया, उधार में आया। पहले क्या है? 20,000 के आपको एसेट्स कम हो गए और 25,000 के एसेट्स आपको बढ़ गए, तो नेट में कितने एसेट्स बढ़ गए? सर गुड्स 20,000 से गए, डेटर 25,000 से बढ़ा, तो नेट में आपको 5,000 से एसेट बढ़े। तो एसेट बढ़े 5,000 से, तो करेक्ट आंसर इज बी पार्ट। बाकी तो सब गलत हो गया ना, एसेट तो नेट 5,000 से बढ़े। और कैपिटल में देखा जाए क्या हो, आपके 20,000 में 25,000 में बेचा, आपको 5,000 का प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट कहाँ पे हो जाएगा? एडजस्ट कैपिटल के साथ। तो करेक्ट आंसर इज बी पार्ट। तो इसमें तो वैसे भी आपको इसी में करोगे ना, एसेट में, मैं थोड़ा क्वेश्चन था उन टॉप, उसी में निकल जाता ये चीज। बी पार्ट ही था भाई, एसेट तो 5,000 से ही बढ़े ना। ज्यादा टाइम, अच्छा ऐसे क्वेश्चन भी जब एग्जाम में आता है ना तो टाइम जाया नहीं करना चाहिए पूरा देखने का। एसेट साइड में जब आपने देखा तो पता चला कि बी पार्ट ही करेक्ट आंसर है, तो बाकी टाइम बचाने के लिए सीधे देखो, अब लाइबिलिटी पे गौर मत करो, ठीक है ना। एग्जाम में ये चीजें भी फॉलो करनी चाहिए। ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। द ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट इंश्योर्स दैट एवरी ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड इन टू प्लेसेस। बिल्कुल सही है। द अकॉर्डिंग इक्वेशन कैन नेवर शो ए सिचुएशन वेयर टोटल एसेट्स आर लेस देन एक्सटर्नल लायबिलिटीज। पहला तो गलत, पहला तो सॉरी सही है। दूसरा क्या बोल रहा है? क्या अकाउंटिंग इक्वेशन में कभी ऐसा होगा कि जो टोटल एसेट्स है वो लेस देन एक्सटर्नल लायबिलिटीज है? ऐसा कभी हो सकता है क्या? कभी नहीं। ये बोलता है क्या? नेवर शो, कभी नहीं होगा कि एसेट्स जो है वो एक्सटर्नल लायबिलिटीज से ज्यादा कम हो। क्या लॉजिक बोल रहा है ये बोल रहा है कि अरे मेरे भाई मुझे एक बात बता, जब आपने बता दिया कैपिटल प्लस लायबिलिटी इज इक्वल टू एसेट, कैपिटल प्लस लायबिलिटी इज इक्वल टू एसेट, तो एसेट लाइब इसको तो भूल जा पा रहे। एसेट क्या कभी लायबिलिटी से कम हो सकता है? क्या लायबिलिटीज कभी एसेट से ज्यादा हो सकते हैं? सर समथिंग प्लस लायबिलिटी इज इक्वल टू एसेट, तो हाउ इज इट पॉसिबल कि लायबिलिटीज एसेट से भी ज्यादा हो? सर मैथमेटिकली तो मैच ही नहीं होता है। एक ही कंटेक्स्ट में मैच होगा जब क्या होगा, आपकी कैपिटल नेगेटिव होगी। आपके बिजनेस में माल 5 लाख का है बट कर्जा चढ़ा है 8 लाख का, यही भी बोल रहा है ना। बिजनेस में एसेट 5 लाख के हैं और कर्जा 8 लाख का है, मालिक का भूल जाओ, तो मालिक का क्या हुआ? 3 लाख का लॉस हुआ है। एक कैपिटल उसकी उड़ भी गई है और नेगेटिव कैपिटल है 3 लाख। तो सर थ्योरेटिकली एंड एज वेल एज प्रैक्टिकली इट इज वेरी मच पॉसिबल दैट द बिजनेस में ऐसी कंडीशन आए कि उसकी एक्सटर्नल लायबिलिटी उसके एसेट से ज्यादा होगी जब बिजनेस लॉस में होगा। तो मेरे हिसाब से 1 इज करेक्ट बट 2 इनकरेक्ट है, और क्यों इनकरेक्ट है वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिकॉर्डिंग इन अकाउंटिंग इक्वेशन? कोई ऐसा है जो अकाउंटिंग इक्वेशन में रिकॉर्ड नहीं होगा? सर रिकॉर्ड तो वही नहीं होगा जो मॉनेटरी टर्म्स में मेजर नहीं होगा। देखो, डेप्रिसिएशन, yes, is an event you can measure it in the monetary terms। अपॉइंटमेंट न्यू जीएम, अरे जीएम को अपॉइंट किया, किसी को हायर किया, किसी को फायर किया, अकाउंटेंट क्या करेगा इसमें? बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। कलर से जबरदस्त दो। इफ ए बिजनेस रिसीव्स रेंट इन एडवांस फ्रॉम ए टेनेंट, अगर बिजनेस ने टेनेंट से, किराएदार से रेंट एडवांस में ले लिया, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द अकाउंटिंग इक्वेशन? अगर मैंने देखो, एक मैंने सपोज रेंट पे दे दिया है दुकान, मैंने, मेरा बिजनेस है, मैंने रेंट पे दिया है, या मेरा ये बिजनेस ही है कि मैं रेंट पे देता हूँ चीजें, तो अब क्या है, जब इस मंथ का रेंट ड्यू हो जाएगा तो मैं अपनी इनकम मानूंगा। अगर उसने एडवांस में दिया तो इट्स नॉट माई इनकम, ये तो मैंने एडवांस में लिया ना, तो इट्स माई लायबिलिटी। लास्ट में फिर मैं अकाउंटिंग एंट्री करके उसको इनकम में ले लूंगा। तो इससे मेरा एसेट तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा
और मेरी लायबिलिटी बढ़ेगी, मेरा कैपिटल नहीं बढ़ेगा, मेरा प्रॉफिट नहीं बढ़ेगा। प्रॉफिट तब बढ़ेगा जब रेवेन्यू रिकॉग्निशन के हिसाब से मैं रेंट की एंट्री करूंगा इनकम की। अभी तक मेरे लिए लायबिलिटी है, तो करेक्ट आंसर इज सी पार्ट, इंक्रीज इन एसेट एंड इंक्रीज इन लायबिलिटी। खुदा कंसिडर द लास्ट क्वेश्चन आउट ऑफ द मॉडल व्हिच इज इनकरेक्ट। आपको बताना है गलत क्या है इसमें। बिल्डिंग एसेट है, बहुत अच्छा। तो ये भी मैंने वो जो रखा ना, मैंने आपको बोला कुछ आपको पुरानी चीजें भी रिवाइज हो जाएंगी, एंड यू हैव टू ट्राई टू डू द क्वेश्चंस लाइक दिस, जिससे आपको ये स्ट्रांग हो जाएगा भाई ये एसेट है, लायबिलिटी है, कैपिटल है, क्या है, ठीक है ना। तो डिफरेंट टर्म्स को आपने लगाना पड़ेगा कि ये क्या है। ये हमें आगे आगे विद द पैसेज ऑफ टाइम और क्लियर हो जाएगा। आउटस्टैंडिंग रेंट लायबिलिटी है, रेंट जो मैंने अभी तक पे नहीं कर दिया मेरी लायबिलिटी कहलाएगी, द आंसर इज यस। डिस्काउंट मैंने अगर अलाउ कर दिया तो मेरा एक्सपेंस है, द आंसर इज यस। बैड डेट रिकवर्ड लायबिलिटी, अगर मैंने बैड डेट रिकवर कर दिया, बैड डेट क्या होता है कि एक बंदा था और उसने मेरे से माल उधार लिया था, तो मैंने एंट्री डाली थी डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल। उसके बाद मुझे पता लगा था ये बंदा पैसे तो नहीं देगा, तो मैंने बैड डेट्स की खर्चा डाला था, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर, उसको अपनी बुक से उड़ा दिया था। तो बैड डेट का मैंने एक्सपेंस बुक कर दिया था। बाद में वो बंदा दे देता है पैसे, तुमको तो जरा जमा तो सच, तुम उसको हिदायत, तो तुम इसको याद है मेरे से पूछ हम, तो वो आ गया और उसने मुझे पैसे दे दिए। इसको हम बोलते हैं बैड डेट रिकॉर्ड। अब तो मैं उसके अकाउंट को क्रेडिट नहीं करूंगा, बिकॉज उसका हिसाब तो मैंने खत्म कर दिया। अब बैड डेट रिकॉर्ड, जिस तरह से बैड डेट एक्सपेंस मेरा था, रिकवरी मेरी इनकम होती है, तो वो मेरी लाइबिलिटी नहीं होती है। तो बैड डेट रिकवर जो है वो मेरी लाइबिलिटी नहीं है, वो मेरी इनकम हो जाती है। तो वो डी पार्ट इज इनकरेक्ट, ठीक है ना। करंट लाइबिलिटीज, अब बोला करंट लाइबिलिटीज ढूंढ लो। बोला टोटल एसेट 8 लाख है। चलो अब थोड़ा सा दिमाग वाला क्वेश्चन आ गया तो मामा। चलो अब बोल रहा है टोटल एसेट 8 लाख है। टोटल एसेट मतलब ये वाली फिगर जो है ये 8 लाख है। तो टोटल लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल भी 8 लाख होगा, बैलेंस शीट या प्रतिशत 8 लाख, बिल्कुल हिसाब। टोटल कैपिटल वाज 3.5 लाख। कैपिटल की जहां तक बात है वो 3.5 लाख है, ठीक है। द एंटरप्राइज हैज लॉन्ग टर्म लोन 2.5 लाख। लोन जो है 2.5 लाख है, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। बाकी क्या बचा, करंट लाइबिलिटी, एज्यूमिंग और कोई नॉन करंट लाइबिलिटी नहीं है। करंट लाइबिलिटी को होता है एयरटेल नेशनल वालों 60 बीएम 2.5 लाख, तरह से 5 लाख, 6 लाख कम करने हैं 8 लाख में से, तो बचे कितना पीछे, 2 लाख रुपया। तो दैट विल बी द बैलेंसिंग फिगर। कहाँ ऑप्शन है जलश रेपी, सर है ना बी पार्ट, तो बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ आया। हाँ सर बिल्कुल समझ आएगा, आप पढ़ा और हमें समझ नहीं आए। ठीक है, चलो आगे चले दोस्तों। हाँ सर आगे चलते हैं। डेबिट्स एंड क्रेडिट्स, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर रिगार्डिंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। व्हेन एन एसेट अकाउंट इज डेबिटेड, अगर का एसेट एज डेबिट करो, अगर हमने किसी एसेट को डेबिट किया, इट इंडिकेट्स अ डिक्रीज इन दैट एसेट। ऐसा क्या, अरे यार एसेट को डेबिट करते तभी जब एसेट बढ़ता है। डेबिट व्हाट कम्स इन। एक गलत, पहला स्टेटमेंट ही गलत है सर, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट है ना। यस करिए, ये गलती तो सदी लगा यू डी, नहीं दूसरे को देखना पड़ेगा, क्योंकि बी भी हो सकता है ना, बहुत गलत हो सकते हैं, तो आपको सेकंड स्टेटमेंट को देखना पड़ेगा। इतनी भी जल्दी नहीं करनी होती एग्जाम में। सर बोलिए सर ने तो वहां बोला था एक दिखा तो उसको टिक कर दिया, अरे दूसरा एस्पेक्ट भी तो था। मैंने लाइबिलिटी अकाउंट क्रेडिट, अगर लाइबिलिटी बढ़ गई, अच्छा जब हमने लाइबिलिटी को क्रेडिट कर दिया, इट इंडिकेट्स दैट इंक्रीज इन दैट लाइबिलिटी, बिल्कुल सही है। लाइबिलिटी बढ़ती है उसको क्रेडिट करते हैं, एसेट बढ़ता है तो डेबिट करते हैं। आप बोलते हैं एसेट को डेबिट किया मतलब कम हो गया, नहीं। तो 1 करेक्ट इनकरेक्ट है और 2 इज करेक्ट, तो द करेक्ट आंसर इज डी पार्ट, बहुत अच्छा। प्रीपेड एक्सपेंस, ए बिजनेस पेज 3,000 फॉर इंश्योरेंस, एक बिजनेस है उसने 3,000 का इंश्योरेंस कर दिया, आउट ऑफ विच 1 परटेन्स टू नेक्स्ट ईयर, 1,000 उसमें से नेक्स्ट ईयर के लिए है। हाउ दिस विल इनिशियली रिफ्लेक्ट द अकाउंटिंग इक्वेशन, तो ये अकाउंटिंग इक्वेशन में कैसे रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ये बोलना क्या चाहता है, ये बोलना इस तरह से चाहता है, मैंने अपना गाड़ी का इंश्योरेंस कर दिया 3 लाख का, 3,000 का, और 3,000 का इंश्योरेंस मैंने कब कर दिया, थर्ड पार्टी विच गरीब इंसान। तो मैंने इंश्योरेंस कब कर दिया, मैं को इंश्योरेंस तक होता खर करने आग 3 अप्रैल मई जून जुलाई, अप्रैल मई जून जुलाई तो अगस्त, मैं को 1 अगस्त को मैंने इंटरेस्ट किया, ठीक है ना, ये 8 अगस्त को। अब ये कब तक चलेगा सर, ये चलेगा 31/7 तक, क्योंकि इंश्योरेंस पॉलिसी 100 साल की होती है। तो पूरा इंश्योरेंस मैंने प्रीमियम दे दिया 3,000।
अब क्या होगा जब यहाँ पे 31 मार्च आएगा, तो खर्चा किस तरह से, इस साल का 2000 का खर्चा है और इस साल का 1000 खर्चा है, मैंने एक साथ पे कर दिया। तो मुझे इस साल के पीएनएल में कितना खर्चा डालना पड़ेगा सर, 2000 ही डालना पड़ेगा मैचिंग कंसेप्ट के हिसाब से। और 1000 का मेरा एडवांस माना जाएगा, प्रीपेड एक्सपेंस, वो मेरा एसेट होगा। तो मेरे हिसाब से 1000 का एसेट होगा, 2000 का मेरा कैपिटल कम हो जाएगा और मेरा कैश जो है वो 3000 से कम हो जाएगा, और नेट एसेट मेरा कितने से कम हो जाएगा, 2000 से। क्यों, 3000 का कैश हो जाएगा डिक्रीज और 1000 का प्रीपेड एक्सपेंस बनेगा, नेट एसेट मेरा कम कितना हो गया, 2000 से। तो एसेट डिक्रीज हो गया 2000 से नेट। तो ये सही आंसर है, ये सही आंसर है। कैपिटल का क्या हो जाएगा, कैपिटल डिक्रीज हो जाएगी 2000 से। ये सही आंसर है, ये सही। लाइबिलिटी इंक्रीज हो जाएगा, नहीं कोई लाइबिलिटी इंक्रीज नहीं हो जाएगा, तो ये गलत आंसर है, प्रीपेड एक्सपेंस हो जाएगा। तो सी इज द करेक्ट आंसर, कि आपके एसेट बढ़ेंगे, एसेट कम हो जाएंगे 2000 से नेट। बाजार किसी को लगता है 3000 से कम हो गया, बाकी एक प्रीपेड एक्सपेंस भी तो आ गया ना, तो अल्टीमेटली नेट एसेट्स आपके कितने हो गए, वो भी तो मेरा एसेट ही दिखता है ना। तो अल्टीमेटली सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। पक्कू ब्रोकून, काला स्कोर दो, जबरदस्त। लाइबिलिटी स्वैप्स, which of the following scenario represents a transaction where one liability decrease and another liability increases। एक liability कम होगी, दूसरी liability बढ़ गई, जिस तरह से हमने एसेट में देखा था। हमने कैश में गुड्स परचेज किए थे, तो मेरा कैश कम हो गया, मेरा गुड्स बढ़ गया, नेट एसेट सेम रहे। इस तरह लाइबिलिटी बेस कब हो सकता है कि एक लाइबिलिटी को पे कर दिया, दूसरी लाइबिलिटी बन गई। यूजुअली कब होता है, याद करो, वो क्रेडिटर जब क्या करते हैं, मैं बिल्स पेबल एक्सेप्ट कर लेता हूं, तो बिल्स पेबल की लायबिलिटी बढ़ जाती है, क्रेडिटर कम हो जाता है। पेमेंट मेड टू क्रेडिटर बाय कैश, अरे कैश में तो एसेट कम हो जाएगा ना। एक्सेप्टेंस ऑफ बीपी टू सेटल अ क्रेडिटर, अगर क्रेडिटर का उधार है मेरे पास और वो मुझे बिल्स पेबल देता है, मैं उसको साइन करता हूँ, अब मेरे बुक्स में क्या लायबिलिटी आती है, क्रेडिटर खत्म हो गया, अब बिल्स पेबल की लायबिलिटी है, तो बिल्स पेबल बढ़ेगा। तो बी इज द करेक्ट आंसर। इशू ऑफ शेयर्स टू क्रेडिटर, अगर आपने क्रेडिटर को शेयर इशू कर दिया, तो उसमें आपकी क्रेडिटर की लायबिलिटी कम होगी बट आपकी कैपिटल बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे तो बोलता था लायबिलिटी का। बोरोइंग कैश फ्रॉम बैंक टू परचेज अ व्हीकल, तो यहाँ पे एसेट बढ़ेगा व्हीकल और बैंक लोन बढ़ेगा। तो एक ही सिनेरियो जहां पे एसेट भी, जहां पे एक लायबिलिटी कम हो रही है दैट इज क्रेडिटर, दूसरी लायबिलिटी बढ़ रही है दैट इज बिल्स पेबल, तो करेक्ट आंसर इज बी पार्ट। इम्पैक्ट ऑफ लॉस, कैपिटल इज कॉल्ड 50,000, लायबिलिटी इज कॉल्ड 30,000, एसेट इज कॉल्ड 80,000। बहुत सही है। तो ये मैच हो रहा है ना, कैपिटल प्लस लायबिलिटी, थ्रू सास प्लस पंसा सास शीट सास इक्वल टू एसेट्स। इफ द बिजनेस इंकर्स लॉस ऑफ 10,000, व्हाट इज द न्यू वैल्यू, अगर बिजनेस में 10,000 का लॉस हो गया तो क्या होगा सर, एसेट भी कम हो जाएंगे और कैपिटल भी कम हो जाएंगे, तो एसेट्स कितने बचेंगे, 70,000। क्वेश्चन नंबर 24, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, व्हिच स्टेटमेंट इज करेक्ट, आपको बोलना है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। फॉर एवरी डेबिट देयर मस्ट बी एन इक्वलिंग कॉरेस्पॉन्डिंग करेक्ट, बहुत क्रेडिट बिल्कुल सही है सर, ड्यूअल एस्पेक्ट हॉस्पिटल तो यही बोलते हैं। A double entry means recording in the books of two different enterprises। टू डिफरेंट एंटरप्राइज थोड़ी है सर, डबल एंट्री मींस दो अकाउंट्स इन्वॉल्व हो जाएंगे, बी इज गलत। A transaction can affect only one side of the, can only affect only one side of the contribution। yes can affect, हमने अभी देखा था। expenses are treated as temporary capital reductions, तो टेम्पररी कैपिटल रिडक्शन बिल्कुल सही है कि जो है वो टेम्पररी कैपिटल रिडक्शन मानी जाती है एक्सपेंसेस, और लास्ट में फिर तो नेट प्रॉफिट आ जाता है तो एडजस्ट हो जाता है। तो मेरे हिसाब से टू इज रॉन्ग, उसमें कोई डाउट नहीं है। अच्छा इसमें शायद फोर भी गलत डाला होगा ना, नहीं, अच्छा करेक्ट बोलना है ना, मेरी बैड, माई बैड विच ऑफ द स्टेटमेंट करेक्ट, तो आपको करेक्ट बोलना है, तो वन करेक्ट है, थ्री करेक्ट है और फोर करेक्ट है, और सिर्फ टू इनकरेक्ट है, तो द करेक्ट आंसर इज बी पार्ट। माई बैड, मैंने देखा नहीं था, मुझे लग रहा है इनकरेक्ट बोल रहा है। क्लासिफाइंग अकाउंट, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द क्लासिफाइंग अकाउंट अंडर द मॉडर्न अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच में हम बोलते हैं एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, इनकम, रेवेन्यू, वो इनफैक्ट इनकम एक्सपेंस, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वाले लेक्चर में डिटेल में करेंगे, बट ठीक है मैंने क्वेश्चन डाल दिया है। करेक्ट स्टेटमेंट बताया, बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट इन एसेट, ये ठीक है एसेट है। रेंट आउटस्टैंडिंग इज अ लायबिलिटी, ठीक है। बैड डेट इज एन एक्सपेंसेस, ये भी ठीक है। सैलरी टैक्स पे, सेल्स टैक्स पेबल इज अ रेवेन्यू अकाउंट, अगर आपने सेल्स टैक्स पे करना है, सपोज कस्टमर से आपने 1000 का माल बेचा, उसमें 18% जीएसटी ले लिया, अब 180 रुपए जीएसटी क्या आपका रेवेन्यू है, नहीं सर, जीएसटी जो है ना वो बिजनेस का ना खर्चा होता है ना इनकम होता है, वो बिजनेस गवर्नमेंट के ब्याह पे कस्टमर से लेता है, गवर्नमेंट को देता है, तो अगर मैंने लिया है कस्टमर से अभी गवर्नमेंट को नहीं दिया, दैट्स माय लायबिलिटी जीएसटी पेएबल, तो इट्स अ लायबिलिटी, तो डी पार्ट इज इनकरेक्ट। प्रोविजन, हाउ शुड द क्रिएशन ऑफ प्रोविजन फॉर डॉक्टर इम्पैक्ट द इकोनॉमी, अगर मैंने
प्रोविजन किया, हम करते हैं ना, जैसे डाउटफुल डेट नहीं आएगा तो मेरा उसके लिए क्या कहते हैं, प्रोविजन किया, तो उससे क्या हो जाएगा। तो इसमें कोई बंदा बोल सकता है कि इंक्रीज इन लाइबिलिटी होता है, देखो कैपिटल तो कम हो जाएगी, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो वन और ए और बी जो है वो तो सही है, सी और डी तो गलत है, कैपिटल तो नहीं बढ़ेगी। प्रोविजन फॉर अल्टीमेटली आप क्या करोगे, पीएनएल में खर्चा डालते हो। दूसरा चीज आप क्या करते हो, अगर डाउटफुल डेट के लिए है तो आप इसमें यूजुअली क्या करोगे, आप डेटर से इसको एडजस्ट करोगे, बैलेंस शीट में बाहर दिखा के फिगर। तो यूजुअली आप पूछते हैं इससे मेरी एसेट्स कम हो जाते हैं। तो करेक्ट आंसर इज बी पार्ट, कि आप अपने एसेट्स कम दिखाते हो, हालांकि वो एसेट्स बुक्स में पूरे रहते हैं, बट प्रेजेंटेशन के लिए आप उसको कम कर लेते हो। तो बी पार्ट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट, आपकी कैपिटल कम हो जाएगी और आपके एसेट्स कम हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 27, स्टेटमेंट वन, द अकाउंटिंग इक्वेशन एसेट इज लायबिलिटी और रिसोर्स आर फाइनेंस ईदर बाय एक्सटर्नल पार्टीज और द ओनर। बहुत सिंपल है यार, अकाउंटिंग इक्वेशन का क्रक्स यही है कि आपके पास जितने भी एसेट्स है ना बिजनेस में, तो उसके लिए पैसा कहां से आ रहा है, या तो मालिक देगा या तो एक्सटर्नल लायबिलिटी। तो स्टेटमेंट वन इज करेक्ट। इफ अ बिजनेस बाइज अ व्हीकल ऑन हायर परचेज, अगर बिजनेस ने हायर परचेज में कर दिया, हायर परचेज और टिपिकल तो बैंक लोन वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो मैंने वो ले लिया, तो उससे मेरा द फुल वैल्यू दैट एसेट एंड अमाउंट ओवर टू द लायबिलिटीज। तो ये भी सही है कि भाई अगर मैंने गाड़ी लोन पे ले ली तो उसमें क्या होगा, मेरा एसेट बढ़ेगा 5 लाख रुपया और मेरा लोन बढ़ेगा 5 लाख रुपया। तो दोनों स्टेटमेंट सही है कोई ऑप्शन, ए पार्ट, यस बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। बिजनेस स्टार्टेड विद 50,000 एंड गुड्स 30,000, तो मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, 50,000 का कैश रखा, 30,000 के गुड्स रखे, तो टोटल कितना हुआ 80K, ठीक है। तो शीट सास रेपे में दुकान से स्टार्ट, ड्यूरिंग द ईयर गुड्स कॉस्टिंग 20,000 वर सोल्ड फॉर 15,000। इस साल मैंने 20,000 के गुड्स जो है वो 15,000 में बेचे, तो मेरा क्या हो गया, 5,000 का लॉस हो गया। तो अल्टीमेटली 80,000 की कैपिटल मेरी अब 75,000 हो जाएगी। बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। मॉडर्न रूल के चेक्स इंक्रीज विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली रिप्रेजेंट्स द अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच। इंक्रीज इन रेवेन्यू इज डेबिटेड, ये गलत बात है। इंक्रीज इन रेवेन्यू जो है वो क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। इंक्रीज इन लाइबिलिटी इज क्रेडिटेड, ये सही है। डिक्रीज इन एक्सपेंस इज क्रेडिटेड, ये भी सही है। डिक्रीज इन एसेट डेबिटेड, ये गलत है। डिक्रीज इन एसेट इज क्रेडिटेड। तो आपको क्या बोलना था, विच इज करेक्ट। तो करेक्ट इज 2 एंड 3, 2 एंड 3 आपका आएगा बी पार्ट, तो वो सही है। बिजनेस पे 10,000 सैलरी इन कैश, आपने 10,000 का कैश पे कर दिया, तो सैलरी इज योर एक्सपेंस, उससे आपके अकाउंटिंग इक्वेशन में आप बोलोगे कैपिटल कम हो जाएगा और आपका एसेट कम हो जाएगा। तो एसेट डिक्रीज कैश, कैपिटल डिक्रीज सैलरी इज डेबिटेड, तो ए पार्ट इज द करेक्ट आंसर। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। तो इसके 30 MCQs कर दिए हमने, और अब इसके बाद हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, मैं उसको यूजुअली बेस मानता हूँ, जिसको वो टॉपिक अच्छे से आ गया है, जर्नल एंट्री करना, उसको अकाउंटिंग पे कंट्रोल आ जाता है। उसमें हमें थोड़ा सा टाइम लगता है, बहुत डिटेल पे लेक्चर होगा। वो होपफुली कल आएगी, और कल हो सकता है वो थोड़ी सी डिलेड आ जाएगी, कल मेरे लिए ऑफ है, तो मैं उसको डिटेल में रिकॉर्ड करके अपलोड कर दूंगा। ऑनेस्टली बहुत कम टाइम मिलता है मुझे, यू विल नॉट बिलीव, मेरा दिन स्टार्ट होता है सुबह 4:30 बजे और इट एंड्स एट अराउंड 10 आज के डेट में, क्योंकि मैंने पहले आपको बोला था कि मैं 10 बजे रिकॉर्डिंग करूंगा, बट बिल्कुल हिम्मत नहीं होती है। मैं ऑफिस से आके इतना थक जाता हूँ बेटी के साथ खेलते और वो सब कुछ उसको सुला के, और तब जाके फिर 10 बजे फिर मैं भी सो जाता हूँ, फिर 4:30 उठ जाता हूँ, और फिर प्रे करने के बाद में लेक्चर रिकॉर्ड कर देता हूँ। अभी जो है इट इज एग्जैक्टली 6:15 बजे सुबह के, तो पिछले 1 घंटे से मैं इसी के लिए कोशिश कर रहा था, तैयार व्यार करने के लिए लेक्चर को। अब जाके ये अपलोड करूंगा और मैं थोड़ा एक्सरसाइज करने जाता हूँ, वहां से आके फिर ऑफिस। तो मैं ऑनेस्टली आपको बता नहीं पाऊंगा कि मेरा कितना हेडेक है इस वक्त, बट एक जिम्मेदारी है, और आप लोग टेंशन फ्री रहो। अकाउंटेंसी का जहाँ तक बात है कि अकाउंटेंसी में आपको करा ही लूंगा कम वक्त में, अगर मैं ऑफ से पर छुट्टी थी पेंडिंग, अगर मुझे ऑफ भी लेना पड़ेगा और आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा, तो आई विल एंश्योर कि वो हो जाएगा। अकाउंटेंसी में हम अच्छे से सारे टॉपिक्स को करेंगे। कुछ बच्चे बोलते हैं आप मेजर टॉपिक्स पहले करा लो, नहीं, अब हम सीक्वेंस में जा रहे हैं, अब मैंने कर ही लिया है, अदरवाइज पुराने लेक्चर्स भी सफिशिएंट थे नॉलेज के लिए, जैसे एमसीक्यूज हम और बड़े कर से बढ़िया कर सकते हैं, बट क्योंकि 4-5 साल हो गए, बहुत सारे बच्चे नए से ज्वाइन किए, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है कहाँ से स्टार्ट करना है, तो उन सब के लिए ये एक पाथ बन रहा है, ठीक है ना। तो जिसको है आता है ऑलरेडी, उसको लगेगा मैं ये क्यों लेक्चर्स देख रहा हूँ, एटलीस्ट तो कोई दिक्कत नहीं, एमसीक्यूज आएंगे, आप खाली एमसीक्यूज देखो। अब बाकी सब पे पढ़ो, बट इतना मैं बता दूंगा, अकाउंटेंसी मैं कोशिश करूंगा कि आपको 30 में से 27-28 आ जाए, और जो भी बच्चा इन लेक्चर्स को अच्छे से देखेगा, पुराने लेक्चर्स को देखेगा,
तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी लेगा। मैं कोई ऐसा मुश्किल कॉन्सेप्ट रखने की कोशिश ही नहीं करता हूँ, उनको तोड़ के इतना आसान करने की कोशिश करता हूँ। तो आप बैक ऑफ द माइंड आप टेंशन फ्री रहो जहां तक अकाउंटेंसी की बात है। बाकी के लिए आपको टेंशन लेना है, बट अकाउंटेंसी के लिए मैं आपके साथ रहूंगा। विश यू ऑल द बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक।